बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं एडियन न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका अपना होस्ट असद वकास ख़ान। आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है एडियन के प्लेटफॉर्म से। एडियन जो कि आपका अपना चैनल है और आपके लिए बेशक कोशिश रहता है कि आपके लिए मुनफरिद और नई चीज़ें लाता रहे। आज फिर हमारे साथ एक बड़ी इल्मी और अदबी शख्सियत मौजूद है, लेकिन सर के अंदर एक और क्वालिटी भी मौजूद है जो आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं। ये एक बड़े अच्छे मेंटोर भी हैं और ये बड़ी मेंटोरिंग क्वालिटी भी रखते हैं। सर ने अपनी ज़िंदगी में बड़ी हार्डशिप की है। ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते हुए घबराते हैं कि यार हम मेहनत करेंगे तो क्या उसका सिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मेहनत करने का सिला अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर देते हैं। और आज हमने सर से बात करने का मौका मिल रहा है और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारे ही बड़े हर दिल अज़ीज़ और बड़े अच्छी और चार्मिंग पर्सनालिटी और मुस्कुराती हुई शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब प्रोफेसर अंजुम रज़ा खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको एडियन के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं और थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया हमें और अपने कीमती वक्त में से आप हमने टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, एडियन न्यूज़ का भी बहुत शुक्रिया जी, उन्होंने मुझे यहाँ पर मदद किया जी। थैंक यू वेरी मच सर। सर बेसिकली एक आप टीचर हैं और टीचर के साथ मेंटोर भी हैं, तो सर से ही सुनेंगे उनका थोड़ा सा तारफ़, उनकी गाज़ ज़िंदगी, थोड़ा सा पहलू कि सर ने कैसे इस तरफ आया, क्यों सोचा टीचिंग में आए और क्या वजूहात थी कि सर ने टीचिंग शुरू की। सर एक्चुअली ऐसा साहब मसला ये है कि ये जो इंसान कुछ भी जो बनना चाहता है, सम टाइम्स तो वो ड्यूरिंग द एजुकेशन सोचता है कि वो कुछ करेगा, या अपनी हाफ एजुकेशन को कंप्लीट करने के दौरान उसे कोई बताता है कि तुम्हें ये करना चाहिए। लेकिन चूँकि मेरा जो जब मैं पैदा हुआ मेरी आँख ही एक टीचिंग घराने में खुली कि मेरे फादर जो थे, अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए, वो भी एक टीचर थे, मास्टर अहमद अली खान, जो कि आलमोस्ट पूरा सियालकोट वो जानता है उन्हें, और उन्होंने बड़ी अपनी सर्विसेज दी हैं। तो समझ लें कि टीचिंग मेरे ब्लड में ही शामिल थी। तो मैंने पहली दफ़ा जब टीचिंग शुरू की तो आई वॉज आल्सो स्टूडेंट इन द टाइम, कि मैं खुद भी एक तालिब इल्म था। समझ लें कि सिंस मैट्रिक ही समझ लें मेरे अंदर ये ऐसे अल्लाह ताला ने जो है ना गॉड गिफ्टेड भी था। फादर की तरफ जब देखते थे तो ये टीचिंग का जो जरसोमा था वो मेरे जिस्म में ही शामिल था। तो मैं शुरू से ही टीचिंग कर रहा हूँ। तो समझ लीजिएगा कि उसके बाद फिर मैट्रिक में ही टीचिंग की, मैट्रिक वालों को भी पढ़ाया है, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और इसी तरीके से फिर आगे चलता रहा। फिर कुरान पाक हिफ्ज़ किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझसे कुरान पाक की शात का बड़ा काम लिया। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर मेरी ज़िंदगी में अगर कोई मुझसे पूछे कि कामयाब ज़िंदगी आपकी कैसे गुजरी और अभी तक किस तरह से आप सर्वाइव कर रहे हैं, तो ड्यू टू रिलीजन एज वेल। रिलीजन का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है किसी भी शख्स के जो है ना करियर के अंदर, मैं ये समझता हूँ, और उसकी लाइफ के अंदर। तो टीचिंग का मेरा जो पहला स्टेप था, समझ लें कुरान पाक की इशाअत की वजह से मुझे टीचिंग का जो था वो शोबा नसीब हुआ कि जब मैंने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में तकरीबन साढ़े तीन हज़ार बच्चा जो था वो मेरे कैरियर के अंदर, मैं समझ लें कि 2014 तक, 1992 से मैंने शुरू किया था कुरान पाक पढ़ाना और 2014 तक मैं पढ़ाता रहा। रंगपुरा में मस्जिद है, वहाँ पर मैं पढ़ाता रहा। तो इस तरह से मेरी टीचिंग का आगाज़ हुआ। माशाल्लाह। तो सर ने आगाज़ किया जी रिलीजियस प्रोजेक्ट से और कुरान की तलीम को आम किया और अल्लाह वो आयत भी है, कुरान पढ़ो, पढ़ाओ और सीखो, सिखाओ और फैलाओ, इसको जितना चाह सकते हैं। तो सर इब्तिदा ही बड़ी अच्छी अल्लाह ताला ने आपको दी। उसके बाद सर कौन से प्रोजेक्ट ने आपने सोचा रिलीजियस के साथ नए प्रोजेक्ट्स कौन कौन से आए? एक्चुअली जब मैंने टीचिंग शुरू की तो इसके साथ साथ मेरी अपनी भी एजुकेशन जारी थी। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, ऑडियंस में आपको भी ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि जो चीज़ मैंने अपने करियर में ऑब्ज़र्व की वो है मल्टी क्वालिटी या वर्सटाइलिटी, यू कैन से, कि अगर वर्सटाइलिटी जो है किसी इंसान में आ जाती है, जिस तरह हम एक शॉप पे जाते हैं, मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मैं असद साहब आपसे शेयर कर रहा हूँ। जिस तरह से हम एक शॉप पे जाते हैं और उस शॉप पे हमें हर तरह की चीज़ अवेलेबल होती है, तो हम माइट भी पॉसिबल कि वहाँ विंडो शॉपिंग के लिए ही गए थे, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ से बाय करके ही वापस आए। तो इसी चीज़ को मैंने सोचा कि मेरी पर्सनैलिटी के अंदर इंसान, यही वर्सटाइलिटी अगर इंसान की पर्सनैलिटी में शामिल है तो वो फिर इंसान जो है वो सर्वाइव कर जाता है। तो इसी चीज़ को बुनियाद रखते हुए फिर मैंने हर सब्जेक्ट पर जो है ना रिसर्च की। आप जानते हैं कि प्रोफेसर जो होते हैं, या तो वो कोई मैथ पढ़ाने वाला तो जस्ट मैथ पढ़ाता है, अकाउंट्स पढ़ाने वाला जस्ट अकाउंट्स पढ़ाता है। तो सबसे पहले तो मेरा चूंकि फील्ड कॉमर्स था, तो मैंने अकाउंट्स से तो स्टार्ट किया ही, अपनी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम टॉकिंग अबाउट द टीचिंग, तो उससे तो स्टार्ट किया, मगर मैंने साथ ही साथ कंप्यूटर पर भी रिसर्च की। मैं माइक्रोसॉफ्ट IT प्रोफेशनल हूँ USA से, और एज वेल एज मैं ACCA हूँ
और MBA वगैरह किया, तो फिर तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करता रहा, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन हर सब्जेक्ट का जो कॉमर्स और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, मैं हर सब्जेक्ट को एक्सपर्टली डील करता हूँ। तो ये चीज़ मैंने सोची। तो जहाँ तक असद साहब आपने बात की है प्रोजेक्ट्स की, प्रोजेक्ट्स में देखें, जब प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं उसमें दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, एक होते हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट और एक होते हैं वेलफेयर प्रोजेक्ट। तो मैंने जब प्रोजेक्ट का नाम अपने दिमाग में या उसके दिमाग में सोचा अबाउट प्रोजेक्ट, तो मेरे जहन में सबसे पहले वो तबका आया कि जो पिसा हुआ तबका है, ठीक है, जिसको समझ लें कि जो एजुकेशन में बहुत पीछे है, या समझ लें कि उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो अवेल कर पाए, यानी वेलफेयर से वो मेरे प्रोजेक्ट जो थे वो वेलफेयर बेस्ड थे और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है। स्कूल खोला, एकेडमी, क्या वो एक्चुअली एकेडमी टाइप भी था, स्कूल भी था, और सार्क के नाम से उसको मैंने लिखा। सार्क स्टैंड फॉर, मेरा ही नाम है सार्क, सर अंजुम रजा खान के नाम से। तो इसका मेरा मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि वो तमाम डिजर्विंग पीपल, मैं गरीब नहीं कहूँगा, हद तक होती है, डिजर्विंग पीपल जितने भी हैं जो कि हकदार हैं, मुस्तहिक हैं, उन तक हमने हमारे इस प्रोजेक्ट में हमने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को फ्री आईटी की तालीम दी, माशाल्लाह। या समझ लें कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वेब डिजाइनिंग है, ऑटोकैड है, इनको हमने फ्री बुनियादों पर, यानी कोई फीस नहीं है। अगर कुछ चार्जेस अगर कुछ लगाए तो वो जस्ट वो लगाए जो कि कॉस्ट है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ गई, समझ लें लिटिल बिट 200 150 पर मंथ, और उसमें कोर्सेज वगैरह हमने करवाए। फिर एज वेल एज जो कि बच्चे 150 में तो आजकल आलू भी नहीं आ रहे ना, तो अभी भी स्टिल जारी है। और इंडियन न्यूज के तवज्जुह से मैं ऑडियंस को ये जरूर बताना चाहूंगा, जैसे ही कोविड जो है इसका कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन होता है तो वेरी सून इंशाल्लाह हम दोबारा से अपने वही प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि गरीबों के लिए, डिजर्विंग के लिए हैं, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स टोटली फ्री, 0 फीस पे। और हमारा जो इदारे में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया हुआ बच्चा है वो डेफिनेटली बोलता भी है, लिखता भी है, अंडरस्टैंड भी करता है और सक्सेसफुल भी है अपने कैरियर। अच्छा सर, आपने जो डिजर्विंग पीपल की बात की, उसके लिए कोई आपने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आप उसको मेजर करते हैं कि ये डिजर्व है, ये डिजर्व नहीं करता है, कुछ उसके पहले? डेफिनेटली, क्योंकि मोस्टली हमारे सराउंडिंग्स के लोग आते हैं, तो सराउंडिंग्स के लोगों को मैं भी जानता हूँ, फिर उनको हम बाकायदा तौर पर मेजर करते हैं। फिर हमने एक फॉर्म बनाया होता है, क्राइटेरिया रखा होता है कि भाई उनकी जो एवरेज अर्निंग है वो क्या है, या समझ लें कि जो रेडे गड्ढे वाले, रिक्शे वाले, चिंची वाले लोग हैं, ये पिसा हुआ तबका है। बेशक हम ये कहते हैं सारा दिन ये बिजी होते हैं, बड़ा बड़ा किराया लेते हैं, लेकिन देखें ना असद भाई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि और भी तो खर्चे हैं ना, तो हम इस लेवल पर आके जो कि आमतौर पर लेबर क्लास है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। अब उसमें लेबर क्लास को कई लोग हमें भी कंप्लेन करते हैं कि ये डिजर्विंग नहीं है जी, ये तो बड़े खाते पीते हैं, ये है वो है, लेकिन चूंकि उनकी इनकम और उनके एक्सपेंसेस आपस में मैच नहीं कर रहे होते, उनके नंबर ऑफ सिबलिंग्स को देख के, बहन भाइयों की तादाद को देख के, जाहिर तौर पर अगर एक बंदा खाता पीता नजर आता है और माइट भी पॉसिबल वो सफेद पोश हो, तो ये चीज़ें हम जरूर चेक करते हैं, फिर उसके मुताबिक आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, ये बड़ा अच्छा पहलू अब शुरू हो गया, या आपने बात की पिछले तक पे डिजर्विंग पीपल की, क्या बचा हुआ तबका, डिजर्विंग पीपल, मजदूर, किसान, जो लोग जिनकी तनख्वाह 10 से 15 20 हज़ार है, क्या आज के दौर में वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं? ऐसा तो ये क्वेश्चन जो आपने किया है ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, लेकिन इसका वाज़ह तौर पर आंसर ये है कि जिस तरह से अगर हम अभी करंट इकोनॉमी सिचुएशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा, असद साहब मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा जो खाते पीते लोग थे ना वो भी डाउन हो गए हैं, उनकी इकोनॉमी भी डाउन में चली गई है और ये कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इनका खाना पीना अफोर्ड, जिस तरह से प्राइसेस चल रही हैं या इन्फ्लेशन रेट है हमारी कंट्री में, इस तरह से अगर कोई बंदा 3 टाइम का खाना ही अफोर्ड कर ले 25 30 40 हज़ार तो उसको चाहिए अपने घर को चलाने के लिए, अगर 3-4 बच्चे हैं उसके, तो नहीं तो मोस्टली जो हमारे यहाँ चूंकि ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है हमारा, तो हर दूसरे घर में 8-10 बच्चे हैं, 6-7-8 बच्चे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो सर वो क्या करें फिर, आप इसको क्या सजेस्ट करते हैं? मैं तो सजेस्ट करता हूं कि सरवाइव करने के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए। हाँ असद साहब, मैं आपको ये भी बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये भी ऑब्जर्व किया कि जो गरीब है ना वो खुद से भी गरीब है, वो खुद गरीब है। उसकी रीज़न मैंने जो उनके ऊपर मैंने स्टडी की कि एक बंदा अगर पुअर है, वाई ही इज़ पुअर और शी इज़ पुअर, वो क्यों गरीब घराना क्यों है वो, उसमें मुझे जो चीज़ें फाइंड आउट की हैं मैंने वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, ऑडियंस भी सुनेंगे कि गरीब क्यों है, घर गरीब में पैदा होना, मैं भी एक गरीब घराने में पैदा हुआ हूँ, हम 10-12 बहन भाई थे, लेकिन मकसद ये है कि एक गरीब घर में पैदा होना इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट यू विल रिमेन पुअर एंड डाई पुअर, दैट इज योर फॉल्ट, दैट इज द बिग सेइंग। तो इसमें यह है कि जो
गरीब घराने में पैदा, जो जिस तरह आपने डिजर्विंग की बात की, इन लोगों में मैंने ये चीज़ देखी, इनकी ज़िंदगी के टाइम टेबल नहीं है जी। फिर इनके जो सरबराहान को मैंने स्टडी किया, तो वो जो सरबराहान है, वो जो घर के सरबराह मुझे ज़्यादातर नज़र आए, कभी कोई काम करते हैं, कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा। तो मैं ये समझता हूँ अगर कोई बेशक गरीब है, कमिटेड हो अपनी लाइफ के साथ, एक टाइम टेबल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और हार्ड वर्क करे, डेफिनेटली ही विल चेंज हिज और हर टाइम वेरी सून। लेकिन सर मैं ना एज अ टीचर में आप, क्योंकि मैं भी शोबे से बचता हूँ, अक्सर हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं सर फीस सुनते हैं, दोबारा आते नहीं हैं ट्यूशन्स के लिए, या स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल की फीस सुनते हैं, नहीं आते, लेकिन उनमें टैलेंट इतना होता है कि आप उसके इमेजिनेशन वाले बाहर बियॉन्ड द बाउंड्री होता है। गवर्नमेंट स्कूल में जब वो बच्चे चले जाते हैं तो उनके स्किल्स या वो चीज़ें एनहेंसमेंट नहीं होती, वो छुप जाती है। गवर्नमेंट स्कूलों पे ये क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि आपका ताल्लुक गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ भी बहुत ज़्यादा रहता है। क्या गवर्नमेंट स्कूल पे ये काम नहीं किए करते साथ जाके, इसके जो स्किल्स हैं, इसके जो इंटर स्किल्स हैं, अगर वो बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता हाई प्रोजेक्ट स्कूल्स के अंदर, तो वो अगर छोटे स्कूल्स में जाता है माँ बाप की वजह से, तो वो क्या उसके स्किल पॉलिश नहीं किए जाते वहाँ पे? बहुत आला क्वेश्चन है, और दैट इज़ द मल्टी मिलियन क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको, बहुत ज़्यादा मिलियनियर क्वेश्चन आपने किया। और इसका अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को बहुत अहम रोल प्ले करना चाहिए। अभी के वो जो टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, ये हाईली पेड टीचर्स हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट टीचर्स, एमफिल हैं काफी टीचर्स, हाईली, आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, हाईली पेड, आई एम टॉकिंग अबाउट हाईली पेड जी, हाईली पेड एज वेल एज हाईली क्वालिफाइड एज वेल यू कैन से। बट जो मैंने ऑब्जर्व किया गवर्नमेंट टीचर्स के बारे में, वो ये ऑब्जर्व किया कि वो टीचर्स अगर सपोज के एक हम कोई एक गवर्नमेंट टीचर स्कूल ले लेते हैं, उसके अंदर अगर 100 टीचर्स जो हैं वो टीच कर रहे हैं, या समझ लें 60-70 हैं, उनमें से 1 or 2% टीचर्स आर ऑनेस्टली डूइंग हिज ड्यूटी, ऑनेस्टली डूइंग देयर ड्यूटी, 2% और 3% बकाया जो है जस्ट डंग टपाओ वाला हिसाब है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। और गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे मोस्टली मेरे पास आते हैं, यकीन माने इतना अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इट इज़ सॉरी टू से कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चे को, बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे भी हैं जिनको उर्दू भी नहीं पढ़नी आती, बट ही इज़ इन 9th क्लास, कैसे उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ही इज़ इन 9th क्लास। रीज़न क्या है? चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स का। फिर उनकी लैंग्वेज इतनी रफ लैंग्वेज होती है कि जब बच्चा को बंदा सुनता है तो दंग रह जाता है कि बच्चा स्कूल जाता है या स्कूल के पिछवाड़े से पढ़ के निकल आता है। तो ये चीजें जो है मतलब ये स्कूल जाके कुछ गेन नहीं कर रहा है, गेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि सर वो अपने साथी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बिल्कुल किस कैपेबल के हैं, किस तरह से। अच्छा ये तो फिर सर इस तरह से, इससे भी तो एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया जी जी, वो है औलाद की परवरिश। माशाल्लाह आपके बेटे हैं, मेरा भी एक आपका स्टूडेंट है बेटा, तो अपने जो बेटे हैं आपके माशाल्लाह वो क्या कर रहे हैं जी? फिरजौक के बारे में बताइए। हाँ, फिरजौक जो मेरा बड़ा बेटा है वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है जी, और ही इज इन यूके और ही इज डूइंग वेल, और आपके सामने उसकी सारी जिंदगी गुजरी। सर हाँ बिल्कुल, मैं उसी को ही जरा मॉडल लेके ना एक मॉडल लेके चलता हूँ। फिरजौक जी मैं बताऊँ कि मेरा स्टूडेंट है सर का बेटा, और बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, मेरी सर से तारुफ हुआ उसी बेटे की वजह से, हमारी दोस्ती वहाँ से हुई। तो उस बच्चे में मैंने देखा जब उसने कहा कि मेरे वालिद एक प्राइवेट टीचर है, तो आई शॉक कि यार इतना कैसे अफोर्ड कर लेते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं। फिर मैंने, सर आप खुद बताएंगे कि सर ने अपने बच्चों की परवरिश में क्या रोल प्ले किया, सर ने कैसे हार्डवर्क किया, तो जिस मुकाम पे आज बच्चे पहुंचे हैं वो उसके पीछे सर क्या बैकग्राउंड थी, क्या आपका थीम था? एक्चुअली सबसे पहले तो मेरा देखिए जी, जब आप खुद किसी काबिल होते हैं तो फिर आप ये सोचते हैं कि आपकी जो औलाद है ना वो आपसे 10 हाथ आ गई हो, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। अगर आप कंपटीशन में अगर आप पीछे रह जाते हैं तो फिर आपके जो होते हैं ना एम्स, वो डेड हो जाते हैं। तो मेरा सबसे पहला जो एम था बच्चों को परवरिश करने का, परवरिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने हमेशा अपने बच्चों को फजर की नमाज के वक्त उठाया है। माशाल्लाह। वो प्ले ग्रुप में पढ़ते थे तो फजर की नमाज से पहले या फजर की नमाज के वक्त मैंने अपने बच्चों को उठाया, उनको उसी वक्त मैंने पढ़ाया कुरान पाक। सिंस दैट, ये फिरजौक लंदन जाने से पहले तक मेरे पास कुरान पाक मुझे सुनाता था। अब ये हिसाब लगा ले कि A लेवल का बच्चा हो और अपने बाप को डेली कुरान पाक पढ़ के सुनाए, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज थी। फिर एक टाइम टेबल था उन बच्चों का, अभी भी मेरे जो बच्चे हैं उनका एक टाइम टेबल चल रहा है। टाइम टेबल क्या है कि अर्ली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू द बेड अर्ली। तो तमाम चीजें, तमाम बातें जब टाइम टेबल के मुताबिक चलती हैं और हर चीज पर चेक एंड बैलेंस रखें आप अपने बच्चों के, तो अल्टीमेटली बच्चे जो है वो फ्रूट देते हैं।
फ्रूट ना देंगे, अपने ही कदमों पर खड़े हो जाएंगे, एक अच्छे सिटीजन के तौर पर सामने आएंगे, तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स सर, उसके बारे में बच्चे पेरेंट्स को क्या रोल करना चाहिए, बच्चों की चेक एंड बैलेंस कैसे रखें? बिल्कुल जी, सबसे पहले आजकल देखें ना, ये टाइम टू टाइम जो है ना, वो तमाम चीज़ें जो कि बच्चों को इम्प्रूव करती हैं या बच्चों को डी-प्रूव करती हैं, डी-इम्प्रूव करती हैं या डिस-इम्प्रूव कह लें, वो बदलती रही हैं। किसी दौर में हम पेरेंट्स जो थे वो ये कहते थे कि जी केबल की वजह से बच्चा खराब हो गया, जी टीवी की वजह से हो गया, केबल यानी कि एक नई इन्वेंशन थी केबल की वजह से। फिर उसके बाद जनाबे वाला कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर एक यूजफुल थिंग है जी। तो उसको भी जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया पेरेंट्स ने कि यही मोस्टली दुहाई पड़ गई जी, कंप्यूटर की वजह से बड़े बच्चे खराब हो रहे हैं, इंटरनेट की वजह से बच्चे खराब हो रहे हैं। फिर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंप्रूव करती गई, आपने देखा कि कंप्यूटर्स का दौर भी खत्म हुआ और एंड्रॉइड फोन आ गए, और अभी आजकल यही दौर चल रहा है जी, फोन की वजह से बच्चा खराब हो गया। एक्चुअली हमें किसी टेक्नोलॉजी को जो कि यूजफुल थिंग है, ये मेरे पास अगर एक सेल फोन है तो अगर मैं इसका पॉजिटिव यूज करता हूं तो इट इज मच फ्रूटफुल फॉर मी एज वेल एज फॉर माय सन्स एंड चिल्ड्रन एज वेल। तो मेरी कम्युनिटी के लिए भी एक यूजफुल चीज है। दरअसल चीज कोई बुरी नहीं है, जो मैंने ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में, उसका यूज जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसे यूज कर रहे हैं। तो मैं यही अपनी तरफ से जो सजेशन है पेरेंट्स को दूंगा कि अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखें पर्टिकुलरली, और उनके पर्टिकुलर आजकल चूंकि मेन जो एक रिसोर्स है जिसकी वजह से बच्चा डी ट्रैक हो रहा है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर चेक रखना पेरेंट्स का काम है। कई पेरेंट्स टोटली इग्नोर हैं, बल्कि समझ लें सब 80% से ज्यादा पेरेंट्स टोटली इग्नोर हैं कि उनका बच्चा कर क्या रहा है जी। अब तो घर में बैठ के हर चीज मौजूद है और टोटली नेगेटिविटी यूज होती है। फेसबुक यूज करते हैं अगर बच्चे, या दूसरा सोशल मीडिया यूज करते हैं, चूंकि उनका कसूर नहीं होता, जस्ट वन क्लिक करें और कहीं का कहीं बच्चा पहुंच जाता है और वो उसके पास है, कोई देख भी नहीं रहा। तो इसके लिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि अगर मोबाइल देना है अपने बच्चे को तो कम अज कम जब वो मेच्योर होता है। अभी आपका जो स्टूडेंट था मेरा बेटा फिरजौ कंजुम, उसको मैंने ए लेवल्स में मोबाइल दिया, बिल्कुल ठीक है। अभी के वो खुद भी अर्न करता था माशाल्लाह से, वो मेरे साथ पढ़ाता था, एफएससी के स्टूडेंट्स थे उसके, और मुझसे ज्यादा वो समटाइम उसकी अर्निंग हो जाती थी। उसने मुझे ये लेकर दिया था मोबाइल, उसने कहा था छोड़े बाबा आपने 15-16 हज़ार का रखा होता है, आप अच्छी डिवाइस लें, आपके काम की है। मगर उसको उसने मेरी इजाजत से लिया और बिल्कुल ए लेवल्स में जब वो आया तो तब उसको मैंने इंडिपेंडेंटली वो लेकर दिया था। तो ये चीजें हमें कंट्रोल करनी चाहिए बीइंग अ पेरेंट्स, कि हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। फिर टाइम टेबल होना चाहिए, नमाज को जरूर पढ़ाएं बच्चों को, खुद भी पढ़े, कुरान पाक की तलावत जरूर घर में होनी चाहिए। तो पॉजिटिविटी यहाँ से डेवलप मैंने देखा है वो ये। अच्छा सर, ये परवरिश के लिहाज से एक और सवाल बड़ा उठता है कि आजकल एक बड़ा सोशल मीडिया में भी ट्रेंड चल रहा है कि बच्चों को दोस्त बनाएं, बच्चों को दोस्त बनाएं, ठीक है। पेरेंट्स और बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर इस पे आ रहे हैं और मैंने भी काफ़ी हद तक इसको हमने सपोर्ट भी किया है। अच्छा सर, उसमें ये बेनिफिट हमें ये मिलता है कि बच्चे उसका नेगेटिव पहलू उठा लेते हैं कि बाप और माँ हमें कुछ नहीं कह रहे, उनका जो सेंस ऑफ रिएक्शन है वो बदल जाता है। मसलन किसी के सामने आपको थप्पड़ मार दिया, बदतमीजी कर दी, उसके बारे में सर आप क्या पेरेंट्स को सजेशन देंगे कि हमें गैप रखना चाहिए कि बच्चों को फ्रीली रिलेशनशिप के साथ चलना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमारी ये पर्सनल लाइफ से भी और हमारी कम्युनिटी से लिंक करता है, हमारी जनरेशन से लिंक करता है। पहली बात है फ्रेंडशिप। मैं आई एम ऑल्सो एग्री, 100% एग्री कि हमारी बच्चों के साथ दोस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल। दोस्ती के साथ एक चीज होती है डर जी। वो डर क्या है? डिसिप्लिन से। वो डर कहाँ से पैदा होता है? बहुत सारे पेरेंट्स, जिस तरह आपने भी मुझसे कहा कि हम फ्री हो जाते हैं, बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं, वो बच्चे हमें फिर इजी ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसी दोस्ती के साथ मैंने जो चीज मेंटेन करके रखी है वो है डिसिप्लिन। गिव एंड टेक। दोस्ती जो है ना, देखें दोस्ती तो होता है गिव एंड टेक का नाम है ना, कि आप गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ठीक है। एक तो ये है, फिर आप कहते हो गिव समथिंग टेक समथिंग, कुछ दो और कुछ लोगों का नाम दोस्ती है। दुनिया का हर रिलेशन इस पर चल रहा है। मैंने भी जब अपने बच्चों को ये कहा हुआ है कि भाई आप मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैंने कुछ लिमिटेशंस उनके सामने रखी हैं, मैंने कुछ ड्यूटीज और कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी हैं, जो रिटर्न में भी दी हैं और बोलकर भी डेली बेसिस पर मैं उन्हें कहता रहता हूं। और जो उसका ब्रीच करता है मैं उसको पनिश भी करता हूं और मैं उससे खफा भी होता हूं, नाराज भी होता हूं। तो जब आप डिसिप्लिन, फ्रेंडशिप के साथ साथ आप जब डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं तो अल्टीमेटली आपका डर भी होता है
और दूसरे नंबर पर आपका बच्चा भी आपका दोस्त रहता है, उसे पता होता है मेरे बाप को या मेरी माँ को क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि आप तो कैरियर काउंसलर भी हैं, बच्चों को बड़ा कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं, इसका भी क्वेश्चन मैं रेस करना चाहूँगा कि सबसे बड़ा सवाल जो उठता है मैट्रिक के बाद, बिल्कुल कि बिल्कुल जी एफएससी करनी है, आईकॉम करना है, बिजनेस करना है, क्या करना है? तो अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, देखते हैं कि इसके दोस्त के या फ़लाँ रिश्तेदार ने ये किया तो हमें भी ये करना चाहिए, या कहते हैं जी कि फ़लाँ टीचर, कोई ना कोई टीचर राय दे देता है, आपने दे दी, मैंने दे दी। तो क्या ये तरीक़ाकार ठीक है सब्जेक्ट सिलेक्शंस का, कि बच्चे की बारे में सोचना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है, उसकी इंटरेस्ट किसके अंदर है? अच्छा साहब, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे कंट्री का। अगर हम स्टडी करते हैं थोड़ा सा अपने डेवलप्ड कंट्रीज़ को, लाइक यूके, यूएसए या जितने भी रिच कंट्रीज़ दूसरे लफ्ज़ों में कह लें, तो वहाँ पर मोस्टली डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो कि कैरियर काउंसलिंग की जो है ना रोल प्ले करते हैं। और कोई भी बच्चा मैंने देखा है कि इन कंट्रीज़ के अंदर फजूल अपने तई जिस तरह से समझ लें हमारे यहाँ चलता है एक भेड़ चाल जिसको हम कहते हैं कि एक तरफ जो भेड़ चल रही है सारी उसकी तरफ चलती जाती हैं। तो ये मोस्टली जो है ना होना चाहिए ये कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट लेवल पर स्टेप को इसको स्ट्रांगली जो है ना रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो भी माँ बाप होती है, रियाया क्या रियाया ही है ना हम लोग उनके गवर्नमेंट के ना। तो पहले नंबर पर तो उन्हें लाजमी तौर पर एक ऐसा डिपार्टमेंट सेटअप करना चाहिए जो कैरियर काउंसलिंग का हो, और बेशक वो स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर ही एक डिपार्टमेंट बना दें। जब एक बच्चा 8th क्लास क्लियर करता है उसके बाद उसकी असेसमेंट करें और उसको जजमेंट करें कि उसका रुझान या उसकी सोच किस तरफ है। उसको किसी चीज़ पर फोर्स नहीं करना चाहिए। अभी मैं कॉमर्स टीचर हूँ, मैं कॉमर्स एक्सपर्ट हूँ, मेरे सब्जेक्ट्स कॉमर्स के थे, मेरे बच्चे साइंसेज पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको अगर फोर्स करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू माय ओन ओपिनियन तो उन्हें कॉमर्स रखनी चाहिए थी। तो वो साइंसेज पढ़ के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको फोर्स नहीं किया, मैंने उसे फील्ड्स को बताई, मैंने उसके नेगेटिव पॉजिटिव सामने रखे। भाई ये कॉमर्स है, ये बिजनेस स्टडीज है, ये इंजीनियरिंग है, ये कंप्यूटर स्टडीज है, ये आर्ट्स है। अब इनके नेगेटिव पहलू ये हैं, पॉजिटिव पहलू ये हैं, मार्केट डिमांड फलां चीज़ की ये है, तुम खुद भी सर्च करो और देन यू कैन डिसाइड अबाउट योरसेल्फ। तो ये चीज़ है कि बच्चे को सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चा जो हमारा एक आम स्टूडेंट है, जो हमारा पाकिस्तान का जो स्टूडेंट है, वो तो बिल्कुल अनेबल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो अपने बारे में कुछ डिसाइड करे। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस चीज़ को दूसरे नंबर पर मशवरे जो लेते हैं लोग, मोस्टली कोई चचा से मशवरा ले रहे हैं जो सऊदीया में सेटल है, सपोज उससे मशवरा लिया जा रहा है। अब उस सऊदीया में जो बंदा सेटल है उसने एफएससी की थी आज से कोई 20 साल पहले, अब उसने उन तमाम पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए मशवरा देना, 20 साल के बाद मशवरा दे, यस वो दे रहा जब मशवरा तो उसके ऊपर अमल कर लेते हैं। या समझ लें कोई फुफो की बेटी है या हाला का बेटा है, कोई कुछ कर रहा है तो उसके। और दूसरा जो आपने बात की है तो बहुत ज्यादा है, इनकी परसेंटेज 50% से ज्यादा है। मैं अक्सर का स्टूडेंट से पूछता हूँ, भाई वाई यू आर डूइंग आईकॉम, वाई यू आर डूइंग एफएससी, तो 90% से ज्यादा बच्चों का जवाब होता है सर जी ये जो सुहेल है ना हम शुरू से इकट्ठे थे, इसने भी एफएससी रखी, मैंने भी एफएससी रखी। बस ये चीजें जो है ना हमें खत्म करने की जरूरत है। इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक डिपार्टमेंट सेटअप होना चाहिए, वहां पर बच्चों की कैरियर काउंसलिंग हो। जी प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को अपना की रोल प्ले करना चाहिए और इस रोल के अंदर कैरियर काउंसलिंग करना चाहिए, और पेरेंट्स को ये नहीं करना चाहिए कि चाचा ताया माया पुप्पी या लोगों को देख के अपने बच्चे की मुस्तकबिल का फ़ैसला कर लें। उनको चाहिए कि उसके बारे में रिसर्च करें, तलाश करें कि उनके बच्चे के लिए क्या चीज़ मुफीद है। आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, आपका फ़िक्रमंद होना बहुत ज़रूरी है। अपनी औलाद के बारे में फ़िक्रमंद होइए। अक्सर लोग कहते हैं मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जाहिल हूँ, मेरे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कम से कम आपको जहन तो दिया अल्लाह ने, सोच तो दी है। सोचें, अपने बच्चे से मशवरा करें कि वो क्या चाहता है। फिर सब जाते जाते कोई सुनहरी असूल, ऐसे गोल्डन रूल जो आप हमारे तालिब इल्मों को जो आज देख रहे हैं अपने सब्जेक्ट कॉमर्स के हवाले से कुछ आप बताना चाहें, या अपने कुछ अपने प्लेटफॉर्म के बारे में या कुछ अपने बारे में कोई भी मैसेज आप देना चाहें? मैं सबसे पहले अपने जो पर्टिकुलरली मैं स्टूडेंट से मुखातिब हूँ इस वक्त, और पेरेंट्स से भी। पेरेंट्स को सिंपली ये करना है, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स जो आते हैं मुझे आके अपने ही बच्चे की वो शिकायत करते हैं, वो कंप्लेंट्स करते हैं जिनको मैं ना तो करेक्ट कर सकता हूँ ना मैं उनका हज़ाला कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चा जो है वो आपका ओबीडियंट रहे, तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चे को नमाज की आदत डालें, खुद भी पढ़ें। सबसे पहले खुद बेहतर होना ज़रूरी है। अगर हम पेरेंट्स खुद बेहतर नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारे बच्चे हमारा कहाँ माने, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने आप को दुरुस्त करें, वो अभी अपनी फॉल्ट्स को दूर करें।
नंबर एक। नंबर दो, जो स्टूडेंट्स के लिए मैं एडवाइस करने जा रहा हूँ या जो समझ लें रूल्स ऑफ लाइफ हैं, वो यही है कि अपना जो है स्लीप टाइम और अपना गेट अप टाइम, उठने और सोने का टाइम प्रॉपर रखें। मोस्टली स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ और मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक आप लोग जो ऑनलाइन होते हैं, मेरा बेटा आप लोगों को इसका कतई तौर पर कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाले दिनों में ये ना सिर्फ आपका फिजिकली फिटनेस आपकी जो है वो डिस्ट्रॉय होगी, एज वेल एज आपकी जो मेंटल फिटनेस है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो अपना स्लीप टाइम और गेटअप टाइम जो है ये बहुत प्रॉपर रखें। फिर अपना एक ज़ाती टाइम टेबल बनाएं। कोई भी जो स्टूडेंट हैं वो कभी भी ना अपने पेरेंट्स से डरे ना टीचर से डरे, अपने आने वाले डार्क फ्यूचर से डरे, जो कि इतना भयानक हो सकता है, जो कि आपको मोहताज भी करेगा, जो आपको डिस्टर्ब भी करेगा। तो लिहाजा जो स्टूडेंट्स इन चीज़ों पर अमल करते हैं कि अपना टाइम टेबल बनाते हैं, हर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम देते हैं, पेरेंट्स की कदर करते हैं, बड़ों का अदब करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाती है इंशाअल्लाह। तो ये थे सर प्रोफेसर अंजुम रज़ा ख़ान साहब, जो कि एक सपुत्र हैं, एक जानशीन है हमारे एक बड़े अहम नामवर टीचर अहमद अली ख़ान साहब के, जिन्होंने इनको तरबियत की और ये आगे हज़ारों बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब की जो बात जो हमारे लेक्चर नहीं सुन सके अभी हमें जिन्होंने ज्वाइन किया, उनका समरी मैं थोड़ा सा बता दूँ। प्रोफेसर साहब की ख्वाहिश है कि बच्चे फ़जर की नमाज़ पढ़ें। दूसरी ख्वाहिश है कि अपने टाइम टेबल बनाइए अपनी स्टडी का, खाने पीने का, एक्सरसाइज का। अच्छा तालिब इल्म वही है जो टाइम के साथ मैनेजमेंट के साथ चलता है। प्लस अपने आप को मुस्तकबिल पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, नेगेटिव नहीं रखिए, और अपने अल्लाह से हमेशा दुआएं करते रहें कि वो आपको कामयाबी दे। ये थे प्रोफेसर अंजुम रज़ा ख़ान साहब, जो कि आज ADN न्यूज़ पे हमारे साथ मौजूद थे। हम मज़ीद मुफीद प्रोग्राम आपके लिए लाते रहेंगे। जैसे प्रोफेसर साहब जैसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगी, आपका किसी किस्म का कोई सवाल या ऐसा मौजू जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई ये मौजू आपके सामने लाया जाए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्रोफेसर अंजुम रज़ा ख़ान साहब से आपको बात पूछना चाहते हैं कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, कॉमर्स के हवाले से, कोई लाइफ के हवाले से, तो आप हमें कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपके सामने हाज़िर होंगे एक नई पर्सनालिटी, नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए असद वकास खान को। अस्सलाम वालेकुम।